हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज सभी जो है स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अभी जो है एक माहौल हिमाचल प्रदेश में बन चुका है कि हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाना, यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके द्वारा एग्ज़ाम आपके करवाया जाने वाला है। इसके सिलेबस के बारे में एक मिथ जो मुझे देखने को मिल रहा है। हर स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं, सिलेबस चेंज होगा, आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपका पैटर्न चेंज होगा, क्या है कैसे है, ये सारी चीज़ें। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन तब भी जो है ताकि एक मिथ ना फैले, ताकि असमंजस जो आपके स्टूडेंट में देखने को मिल रहा है वो आपको ना दिखे। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले उस एग्ज़ाम का पैटर्न समझना आपको ज़रूरी है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, हालांकि मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन तब भी मैं बता देता हूं। अपने जो है मैंने 8 से 10 एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। अब ये 8 या 10 है, ये आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन देकर मैं आया हूँ। जैसे कि छोटे एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ, जैसे कि पुलिस की डॉक्यूमेंटेशन 2 बार देकर आया हूँ, यानी कि पुलिस का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, तो उसको समझने के लिए एक पैटर्न था, पुलिस का एक अलग एग्ज़ाम होता है, एक बात होगी। दूसरी बात आपकी होगी, जैसे एचपी टेट का मैंने पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो पहली बार मैं क्वालिफाई कर दिया था एचपी टेट की बात की जाए तो आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एचपी टेट आर्ट्स। उसके बाद फिर अगली बार फिर से दिया, फिर से हो गया। इसी के साथ सी टेट फर्स्ट टाइम दिया, फर्स्ट टाइम हो गया। इसके अलावा और एग्ज़ाम आपकी मैं अगर मैं बात करूं, इसके अलावा जैसे कि आपके पास एलाइड का एग्ज़ाम है। एलाइड का मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं क्योंकि एलाइड का एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका ये देखने को मिल रहा है कि जो एलाइड एग्ज़ाम है लगभग इसके लेवल का आपके पास यहाँ पे लेवल देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा आपके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2-3 चीज़ें वो समझाऊंगा आपको। इसके अलावा देखिए, एलाइड का एग्ज़ाम मैंने दिया था आपके पास 2020 में। 2020 में जब आपका पेंडेमिक चल रहा था, उस टाइम जो पहला एग्ज़ाम जो आपका हुआ था वो एलाइड का मेंस था। तो एलाइड मेंस आपके मैंने दिया है। हालांकि मैं मेंस में बाहर हो गया था, लेकिन वो विषय नहीं है। हालांकि मैंने कभी आपको मेंशन नहीं किया है कि एलाइड्स का एग्ज़ाम मैंने दिया है और मेरा हो भी गया था, लेकिन मेंस में बाहर हो गया। लेकिन ये बताने वाला विषय उसलिए नहीं था क्योंकि ये टीचिंग एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार हर तथ्य बताया जाए कि ऐसा है ऐसा है। तो अपने एक्सपीरियंस के भी पे मैं आपको कह रहा हूँ। और भी एग्ज़ाम है जो मैंने क्वालिफाई किए हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन तक गए हैं, वहाँ से वापस आए हैं। पीजीटी का एग्ज़ाम आपके हुआ था 2020 में ही। पीजीटी का एग्ज़ाम पॉलिटिकल का, उसमें मेरा आपका सिलेक्शन हो गया था और वहाँ पे सिलेक्शन होने का कोई मतलब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय मेरी जो है मास्टर की डिग्री ही कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वहाँ पे भी कोई मतलब नहीं था। यानी कि कहने का क्या मतलब है, इनको आधार अगर माने, पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, हो गया था। एचपी टेट 2 बार दिया है, आर्ट्स वाला हो गया है। जेबीटी वाला 1 बार दिया था, हालांकि इसको मैं कभी मेंशन नहीं करता, लेकिन जेबीटी टेट मैंने दिया है 1 बार और मेरे पास इसकी मार्कशीट भी है, कोई इशू नहीं है। इसकी मार्कशीट है। पीजीटी का अगर रोल नंबर देखना होगा किसी को, अगर कोई ज़्यादा जांच पड़ताल में आ जाए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए और मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसका भी मेरे पास रोल नंबर अभी तक है। एलाइड की मैं बात करूं, एलाइड का मेंस तक मैंने दिया है, तो मेंस का भी मेरे पास अभी तक है, वो तो आपके वेबसाइट पे भी दिख जाता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो यानी कहने की बात है कि जो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं आज तक, वो आपके पास अलग अलग फील्ड के, जैसे एचपी पुलिस का मैंने बात की, एचपी पुलिस की अभी लास्ट जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी मैं देकर आया हूँ, तो उसका भी रोल नंबर तो मेरे पास होगा, लेकिन उससे पीछे वाला का तो नहीं है। लेकिन उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक मैं समझा रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आपका क्या है। अगर आपको ये चीज़ें पता लग गई तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, पहली बात। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या सिलेबस चेंज होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे, टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आपके क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपके सिलेबस चेंज होगा, क्या सिलेबस का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात आप ध्यान से सुन लीजिए। चाहे बात की जाए पुलिस के एग्जाम की, पुलिस के एग्जाम का एक अलग पैटर्न है, उसको समझने के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हालांकि कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि ये आपके अन्यथा है, अन्यथा बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन उनको लगना चाहिए वो बिल्कुल ठीक है, उनका अपना टारगेट है। अगर वो सीरियस है तो उनको ऐसा लग सकता है और उनका लगना जायज़ है, उसको हम गलत ठहरा नहीं सकते। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि एक पैटर्न समझने के लिए, मान लीजिए पुलिस का एग्जाम था, तो पुलिस के एग्जाम के लिए मैंने क्या किया, लास्ट 5 ईयर जो एग्जाम थे वो क्वेश्चन पेपर उठाए, वहाँ से टॉपिक बनाया, टॉपिक बनाकर साइड में रख दिया। उसके बाद 3 मंथ की प्रिपरेशन बिल्कुल नॉर्मल लेवल की, कोई आपके हार्ड लेवल की नहीं, वो की, और उसके बाद आपके यहाँ पे आराम से हो गया था। एचपी टेट का बिल्कुल है, 2028 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई और 2028 के बाद जो है सिर्फ जो है 3 मंथ या 4 मंथ का मैंने जो है सेल्फ प्रिपरेशन की थी। और मैंने क्या रियलाइज़ किया कि यूट्यूब पे किसी ने कोई जो है सिलेबस मेंशन नहीं किया है। एचपी बॉस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कहीं आपके पास पेपर नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपके पास जो है गाइडेंस नहीं मिल रही है,
है। तो ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं फेस देखने को मुझे मिली और टीजीटी आर्ट्स का भी वहाँ पे हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया था, एक मैंने एग्जाम दिया था 2017 में, 2017 का मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया था, जो HP टेट टीजीटी आर्ट्स मैंने दिया था 2017 का एक मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया था और उस क्वेश्चन पेपर को विद ऑप्शन सॉल्व किया। सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर। आज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि एग्जाम आपके कैसे निकलते हैं। जो मेरे निकले हैं उनको मैं बता रहा हूं, जो नहीं निकले हैं उसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मेरा अपना खुद का नहीं निकला है तो उसकी बात मैं कैसे कर सकता हूं। एक एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो 2017 में ये चीज़ें हुई, एक पेपर उठाया और उसके बाद जो है सीधा आपके जो है 2018 आपके जैसी आपके एंड हुआ, 2018 के एंड में एग्जाम होता है और 2019 के जनवरी में रिजल्ट आता है और मेरा HP टेट यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी बीच एक एग्जाम मैंने 2028 में CTET का दिया था, जिसका रिजल्ट भी आपके पास जनवरी में देखने को मिला था, 2019 के आसपास। 2019 में जनवरी में ये रिजल्ट रहा था, इसका भी बिल्कुल सेम था। तो CTET के लिए मैंने क्या किया, मुझे सोर्स नहीं मिला कुछ भी नहीं, तो मैंने एक बुक उठाई। बुक थी आपके पास अरिहंत की, तो अरिहंत की मैंने बुक उठाई CTET की। उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन पेपर थे। तो पेपर 1 आपके अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 आपके PRT वाले देते हैं और पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ पेपर 2 आपके TGT वाले देते हैं। तो कई स्टूडेंट को यही नहीं पता कि पेपर 1 CTET में क्या है, पेपर 2 क्या है। तो सिंपल है, तो आपके पेपर 1 PRT प्राइमरी टीचर जो आपके होते हैं, JBT वाले समझ लीजिए कि JBT जिन्होंने किया है तो पेपर 1 भरते हैं, CTET का पेपर 1 वो भरते हैं। अगर किसी ने B.Ed की है तो वो TGT में पेपर 2 आपके भरते हैं। तो ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो CTET का मैंने पेपर 2 दिया था 2018 में, तो 2019 में ये एग्जाम हुआ था और 19 में जो है ये आपके मेरा हो गया था। उसके पीछे रीजन क्या था, रीजन होने का था एक टारगेट, एक पैटर्न समझना, जिसके लिए मैंने एक बुक ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। उस बुक के थ्रू मैंने क्या किया, जितने उसमें क्वेश्चन पेपर थे सारे सॉल्व किए, उनकी एक्सप्लेनेशन वो मैंने देखी। इससे मुझे क्या समझ में आई, इससे मुझे क्राइटेरिया समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, तो एक पैटर्न समझ में आ गया। क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं PGT का, हालांकि PGT का तो मैंने कुछ नहीं किया। PGT के लिए मैं रियलिटी ये है कि मेरी मास्टर साथ में चल रही थी, तो मुझे क्लासेस का ही एक्सपीरियंस था। इग्नो से मेरी आपकी मास्टर हुई, तो इग्नो की जो बुक्स है वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं हेल्प आपकी कर गई थी, तो वहाँ पे हो गया था। हालांकि ना मैं डॉक्यूमेंटेशन में गया, ना मैंने इसमें भाग लिया, कुछ भी नहीं किया, कि उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी मास्टर की कंप्लीट ही नहीं हुई थी। और बहुत कम जानते होंगे कि जिनको मैंने बताया होगा कि PGT का मेरा हुआ है, मेरे यार दोस्त भी नहीं मुझे जानते होंगे कि मेरा यहाँ पे PGT का हो गया था। हाँ, घर में कुछ एक जो आपके घर में पेरेंट्स वगैरह है उनको पता है कि हाँ हो गया था, रोल नंबर वगैरह ये हमने देख लिया था। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास इस एग्जाम की, कि आपके पास यहाँ पे जो एग्जाम आपका होता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एक एग्जाम आपका होता है एलाइड का। एलाइड में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसकी बात करते हैं। और आप कर रहे हो तैयारी TGT की, JBT कमीशन की, और मान लीजिए कि आप SI की। बस 3 एग्जाम को यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। हालांकि सारे एग्जाम की यहाँ पे बात की जाएगी। सारे एग्जाम का मतलब है कि सिर्फ आप पैटर्न आपको समझना है। अब एलाइड का एग्जाम जो है मैंने दिया था 2019 में, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि 2020 में यहाँ पे इसका रिजल्ट भी आया था और 2020 में मेंस भी था। और पेंडेमिक के बाद पहला एग्जाम ही आपके मेंस का लिया गया था, एलाइड मेंस का, जो कि आपके पास शिमला में हुआ था। और यहाँ पे बात की जाए कि इस एग्जाम में क्या आपके लेवल रहता है, तो मैं अपनी बात करूं, क्योंकि उस समय मैं कर रहा था TGT आर्ट्स कमीशन की तैयारी। तो एक कमीशन की तैयारी चल रही थी और कमीशन की तैयारी के बाद यहाँ पे एलाइड की तैयारी, क्योंकि कमीशन आपका 2019 में जो हुआ था वो मेरा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय मैं आपके स्टार्टिंग में था और क्लासेज कह लीजिए कि मैंने आपके लास्ट में स्टार्ट कर दी थी HP टेट की, जिस तरह से मैं थोड़ा सा भटक भी गया था अपने जो है कमीशन से। तो वो वाला कमीशन मेरा 2019 वाला सही नहीं हुआ। उसके बाद जो है एलाइड का एग्जाम भरा था, तो मैं एलाइड की प्रिपरेशन में लग गया। और मुझे याद है कि शायद लास्ट 5 या 6 मंथ मैंने एलाइड की प्रिपरेशन की थी। एलाइड का मैंने क्वेश्चन पेपर, मुझे यहाँ पे अभी आपके पास क्वेश्चन पेपर मेरे साथ ही रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि क्वेश्चन पेपर मेरे साथ नहीं है, क्वेश्चन पेपर मेरे साथ ही होते हैं। तो एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, 5 से 6 मंथ में एलाइड के लिए मैंने सबसे पहले एक चीज़ की कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, वो मैटर नहीं करता पुलिस का है, पटवारी का है, किस चीज़ का है, टेट का है, CTET का है, कोई भी नहीं। हिमाचल प्रदेश के आपके जो पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जहाँ जहाँ मुझे क्वेश्चन पेपर मिले वो उठाए और उसको सॉल्व करने लग गया विद ऑप्शन एलाइड के लिए। और दूसरा मैंने क्या किया, एलाइड का जो है आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने देखे। इसके अलावा मैंने क्या किया कि आपके पास जो एक टेस्ट सीरीज, मुझे याद नहीं है कि किससे जो है किसी एक स्टूडेंट ने जो मुझे टेस्ट सीरीज दी थी, स्टूडेंट कह लीजिए या कह लीजिए कि आपके पास मेरे क्लासमेट थे, तो उन्होंने मुझे टेस्ट सीरीज किसी से ली थी उन्होंने। तो 5 जो है मुझे याद है कि 5 क्वेश्चन पेपर उसमें थे, तो उसके बेस में मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन की थी। 5 से 6 मंथ के अंदर ये वाला एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर लिया था प्री। हालांकि मेंस के लिए मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था और उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे जाना ही टीचिंग लाइन में था।
तो इस करके जो है मेंस के लिए मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं भी की और गया भी नहीं। और पेंडेमिक भी था, उस समय घर में थे, तो फिर उस समय आपके पास यूट्यूब वगैरह फिर से आपका मैंने शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस चेंज होगा, जेबीटी का सिलेबस चेंज होगा, एसआई का चेंज होगा या नहीं होगा, क्या है। पहली बात समझ लीजिए, सिलेबस चेंज कैसे हो सकता है। सिंपल है, सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी आपके पास फील्ड का चेंज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं टीजीटी की, टीजीटी में आपके पास और जेबीटी दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों में आपके पास लगभग 11 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे में कोई सिलेबस कैसे चेंज कर सकता है। अगर टीचर बनने के लिए आपको कम से कम 11 सब्जेक्ट की आपको मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए, तो वहां पे आपके पास अगर एग्जाम आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है तब भी सिलेबस सेम रहेगा। अगर आपके पास हमीरपुर बोर्ड यहाँ पे एग्जाम ले रहा था तब भी सिलेबस सेम रहेगा, क्योंकि एक आपके पास क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है कि किस स्टैंडर्ड के आपके टीचर यहाँ पे बनाया जाए। तो उसके लिए आपके पास साइकोलॉजी कह लीजिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी कह लीजिए, पेडागोजी उसको कह लीजिए, यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी कह लीजिए, जो आपने कहना अपनी इच्छा है आपके पास। या जो एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट आपके रहता है। अगर इस एग्जाम की तैयारी की बात की जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीजीटी में पूछा जाता है, जेबीटी में पूछा जाता है। टीजीटी में आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कॉमन आपका चला है टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस की बात की जा रही, सिलेबस चेंज होगा तो सिलेबस चेंज बिल्कुल नहीं होने वाला। आपके पास 11 सब्जेक्ट की टीजीटी आर्ट्स की मैं बात करूँ, 11 से आपके पास 10 से 11 आपके पास जेबीटी के है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी सेम चीजें आपकी है दोनों की, कि सिलेबस जो है, एक क्राइटेरिया जो है वो आपके पास बिल्कुल दोनों का सेम रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, पैटर्न के विषय में आपको समझा देते हैं। कुछ स्टूडेंट को क्या लगता है कि जो पैटर्न है, पैटर्न चेंज होगा, बिल्कुल सही है। अब पैटर्न, कुछ स्टूडेंट को यही नहीं पता कि पैटर्न क्या है। मैं आपको अभी स्टार्टिंग से क्या कह रहा था कि मैंने ये वाला एग्जाम भी निकाला है, ये भी निकाला है, तो किस बेस पे निकाला है। एक मैंने एग्जाम क्वेश्चन पेपर लिया, उसका एक एनालिसिस किया, एनालिसिस के आधार पे एक पैटर्न सेट किया उस एग्जाम का, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न डालता है। उस पैटर्न से बाहर वो जा ही नहीं सकता। अब एक आपके पास होता है सिलेबस, दूसरा होता है पैटर्न। सिलेबस क्या है कि सिलेबस आपके पास हिस्ट्री से क्वेश्चन आने हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आने हैं, जियो से क्वेश्चन आने हैं, इसके अलावा साइकोलॉजी से क्वेश्चन आने हैं, बायो से क्वेश्चन आने हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या देखने को मिली, फिजिक्स से केमिस्ट्री आने, सभी की बात कर रहा हूँ, मैथ से क्वेश्चन आने हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो आप एग्जाम जो दे रहे हो उसमें कितने सब्जेक्ट से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, जो आपके पास सब्जेक्ट्स हो गए वो आपके सिलेबस है, क्लियर। अब पैटर्न क्या है, पैटर्न आप समझ लीजिए। पैटर्न होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो सिलेक्शन किया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप समझते हैं कि यहां पे पहले एक पैटर्न था हमीरपुर बोर्ड का, टीजीटी आर्ट्स की बात की जाए, जेबीटी की बात की जाए, एसआई की बात की जाए, तो एक पैटर्न आपके था। एसआई का एग्जाम इसलिए आपका बार बार आपको सुनने को मिलेगा टीचिंग एग्जाम के साथ, क्योंकि जो एसआई के एग्जाम में जो लगभग आपके पास सब्जेक्ट्स है, जो लगभग आपके पास क्राइटेरिया है, वो लगभग बिल्कुल आपके टीजीटी और जेबीटी कमीशन के आधार पर ही आपके लगभग सेम है। ये कह लीजिए कि 80 से 90% इनका क्राइटेरिया सेम देखने को मिलता है एसआई की बात की जाए। और क्योंकि आपके पास ये है भी दोनों एक ही लेवल की जॉब, तो यहाँ पे लेवल जो है आपके पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको यहाँ पे इंक्रीज नहीं करने वाला। और एक और सच में बता दूं कि लेवल जो है, लेवल आपके पास जो है हमीरपुर बोर्ड का ज़्यादा था बजाय कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं, एलाइड की हम बात कर रहे हैं, चलो मान लीजिए, तो यहां पे इस एग्जाम को क्यों आपके पास टफ माना जाता है, एचएस को क्यों आपके पास माना जाता है टफ, क्यों माना जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। पीजीटी का जो एग्जाम होता है जो आपके पास यही लेता है आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन, क्यों इसको टफ माना जाता है, इन सभी में जो आपके पास नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये एग्जाम आपके टफ बन जाता है। एक्चुअल में इतना टफ ये एग्जाम नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जो आपने सही किए होते हैं वो आपके गलत हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैक्सिमम आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उस करके यहाँ पे गलत होने की संभावना ज़्यादा आपकी हो जाती है। अगर एक स्टेटमेंट भी आपको नहीं पता है तो बाकी ऑप्शन में अगर आपको मिल रही है तो फिर यहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा गलत होने की हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास क्या टीजीटी, जेबीटी, एसआई वगैरह जितने भी एग्जाम आपके होने हैं, क्लर्क के जो आपके पास लेने वाला है, पंचायत सचिव के आपके लेने वाला है, पीजीटी के जो एग्जाम है, पीजीटी के तो चलो पहले भी आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, उसके विषय में ज़्यादा नहीं बात करते। लेकिन जो बाकी के एग्जाम होने वाले, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ये 3rd क्लास जॉब है, तो आपके पास
कहाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस आपके पास 99.9%, 1% में नहीं कह सकता क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ कह नहीं सकते, तो 99% तो आपके पास है नहीं कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी, पहली बात। दूसरी बात, क्या यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, आपके स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग तो आपके पास पहले ही मैंने कह दिया नहीं। अब यहाँ पे पैटर्न को समझ लीजिए। अब पैटर्न पहले क्या था, आपके पास एरिया था, मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे 20 के आसपास क्वेश्चन आपके पास टीजीटी आर्ट्स में साइकोलॉजी के आपके पूछे जाते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें फिलोसफी आपका इंक्लूड रहेगा, पेडागोजी इंक्लूड रहेगा, और कम से कम 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके जेवीटी को पूछे जाते हैं, जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूं, हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे थे, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आगे जाकर मिलकर बनते थे 200 क्वेश्चन। हालांकि 200 क्वेश्चन का कभी एग्जाम हुआ नहीं है हमीरपुर बोर्ड में टीजीटी जेवीटी का। यहाँ पे 170 के आधार पर आपके पास, मैं कह रहा हूँ, ये सभी 170 क्वेश्चन के आधार पर जो कमीशन आपके हुआ था 2019 में जेवीटी का, उसके बाद 2020 में आपके पास यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स का, हालांकि 2019 में भी आपके पास टीजीटी का हुआ था। इन दोनों के बेस पे एक जो है क्राइटेरिया बना हुआ था कि यहाँ पे जो है पॉलिटी के आपके पास 10 से 15 है, इसके बाद आपके पास हिस्ट्री के आपके पास यहाँ पे जो है कम से कम आपके पास 10 से 12 आपके क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं। कभी कभी 20 तक आपके हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, कभी कभी आपके पास यहाँ पे इको सेक्शन के 20 तक के पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 30 तक भी चला जाता है, 20 से 25 ऐसे। तो ये आपका एक पैटर्न होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने किस सब्जेक्ट से आने हैं, ये आपका एक पैटर्न आपका निर्धारित करता है कि किस हिसाब से जो आपके पास एक जो टीम होती है, एक पैनल होता है, वो सेट करता है किसी भी एग्जाम को, वो आपके एक पैटर्न रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके ज्यादा लेने हैं, किसके कम है, तो इस बात का मिथ यहाँ पे है। अभी जो है इस बात का मिथ आपके बना रहेगा, तो इसको ना तो मैं आपको बता सकता, ना कोई और बता सकता। अगर कोई बताएगा भी तो वो भी आपके पास एनालिसिस ही होगा, और एनालिसिस हो सकते हैं कभी कभी सही भी हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आपके सही ना भी हो। अब उसको मानना ना मानना वो आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड करेगा। अभी हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन का पेपर आपके पास 200 क्वेश्चन का होगा, तो नहीं कह सकते। जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाएगा, जब तक कि आपके पास पंचायत सचिव का एक एग्जाम आपके होने वाला है, उस एग्जाम के आधार पे यहाँ पे पैटर्न मैं आपको निकाल कर दे दूंगा, जितना मुझे लगता है कि इस हिसाब से ये बन सकता है, और उसको मानना ना मानना आपके ऊपर है, और इसकी मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता कि आप उसको फॉलो करें, सीधी सी बात है। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके हो गए या 170 हो गए, कोई पता नहीं, या हो सकता है कि आपके पास सीधे 100 ही क्वेश्चन आओ और हर क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर का हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पहले आपके पास होता था, पहले हाफ मार्क्स के आपके पास एक क्वेश्चन होता था। ये सारी चीजें ये आपके एक पैटर्न के अंदर आती है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि पैटर्न जो है चेंज होने के चांसेस आपके पास लगभग 99% ही है। 1% है कि नहीं होगा, बाकी 99% तो ये है कि पैटर्न आपका चेंज होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पैटर्न जो मर्जी रहे, अब यहाँ पे सिलेबस आपको पहले ही पता है, आपको पता है कि 9 से 10 सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम आना है, तो आप उन 9 से 10 सब्जेक्ट को लेकर चलिए। हाँ, एक इसमें समस्या ये है, जैसे कि एक समस्या क्या आपको देखने को मिल रही है, अब आपको सिलेबस पता है, क्योंकि अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पता है कि किस सिलेबस से आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, किससे कम आने हैं। तो ऐसे में आप कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि जैसे पॉलिटी के आपके पास मान लीजिए 20 क्वेश्चन तक आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, हिस्ट्री के आपके पास 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी के 20 तो आपके पूछे जाते हैं, टीजीटी आर्ट्स के अंदर या एसआई के अंदर, सबकी बात में कोई आपके पास बिल्कुल एक मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन, मान लीजिए इको के 20 क्वेश्चन, तो ये आपके पास 20 क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट, ओके माफ कीजिएगा, ये सभी आपके पास 20 क्वेश्चन आपके, तो ये आपको पता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके पास जीके सेक्शन, एचपी जीके 5 क्वेश्चन, इसके अलावा जो आपके पास करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, हालांकि करंट अफेयर से ज्यादा आते हैं लेकिन एग्जांपल में दे रहा हूं, मान लीजिए। इसके अलावा जो आपके पास रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, आपके पास हिंदी के मान लीजिए 5 क्वेश्चन, हालांकि हिंदी के भी ज्यादा बनते हैं, और इसके अलावा इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। तो यानी कहने का क्या मतलब है, एक है आपके पास ये 20 वाले क्वेश्चन का क्राइटेरिया, यानी कि एक सब्जेक्ट ये है जिनमें से 20 क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा सब्जेक्ट ये है कि जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होता है, जब आपके पास एक पैटर्न होता है तो आप किस पर फोकस करते हैं, इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यहां पर आप ज्यादा एफर्ट मारेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इसको ज्यादा ध्यान देंगे, इसको ज्यादा टाइम टेबल में आपको समय देंगे। इनकी बात की जाए, इनको समय आप देंगे, लेकिन जो उस हिसाब से देंगे जिस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। जैसे कि बात की जाए आपके पास इंग्लिश हो गया, आपके पास हिंदी हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो आपके पास होते हैं, समानार्थी जो शब्द आपके पास होते हैं, इस तरह के शब्दों पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पे पैटर्न से ये समझ आ जाता है कि आपको किस सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
तो ये वाली बात थी। एक तो आपके पास एग्जाम में सिलेबस है और दूसरा आपके पास पैटर्न है। तो पैटर्न अभी कोई आपको नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, सिर्फ मैं समझा सकता हूं कि यहाँ पे क्या किया जाए। अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या किया जाए, जब तक आपके पास एक एग्जाम कोई हो नहीं जाता, जैसे पंचायत सचिव का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर पैटर्न जो है निकालना, एनालिसिस करना जो है लगभग ना के बराबर है। तो मेरा एक मेथड क्या है जो मैं अपनी बात करूं, जो मैं क्लासेस में भी स्टूडेंट के साथ जो है इंप्लीमेंट कर रहा हूं या करता हूं, जो भी है ये वाली बात। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा है कि आपको पता है कि एक पॉलिटी है आनी है, कंप्लीट कर दो। दूसरा आपको पता है हिस्ट्री आनी है, कंप्लीट कर दो, कोई सेक्शन छोड़ो ही नहीं, सीधी सी बात है। तीसरा आपके पास साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्लीट कर लो। इसके अलावा जो आपके पास एजुकेशन कमीशन आते हैं वो कंप्लीट कर लो। इसके अलावा आपके पास जो है पेडागोजी सेक्शन आता है उसको कंप्लीट कर लो। चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर आपके पास आते हैं उसको कंप्लीट कर लो। थ्योरी जो आपको आती है उसको कंप्लीट कर लो। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर ये सारी चीज़ें आप पूरा ओवरऑल लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर आप अभी नहीं पता है तो मेन सब्जेक्ट जितने भी हैं उन सभी को आप लेकर चलेंगे। अब इसमें छोड़ने वाला कोई आपके पास है नहीं। स्पेशली अगर मैं बात करूं टीजीटी आर्ट्स की, तो टीजीटी आर्ट्स के अंदर आपके पास कोई भी सेक्शन आपका ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं या जिसको कम आप टाइम दे सकते हैं। एक दो सेक्शन को छोड़कर, जैसे कि साइंस की मैं बात करूं तो साइंस पर आपको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कि साइंस में आपके पास जनरल साइंस आपकी रहती है, तो इसमें क्वेश्चन भी आपके पास 6, 7 आपके पास या 10 तक की आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे कम रेशो आपके टीजीटी आर्ट्स के अंदर साइंस का देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक 2-3 टॉपिक आपके पास ऐसे हैं, 2-3 सब्जेक्ट है जिनको आप छोड़ सकते हैं। बाकी टीजीटी आर्ट्स में आपको 8-9 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपको कंप्लीट आपको देखने पड़ेंगे, उसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो ये कुछ एक अपनी ओर से मेरा रिव्यू था। मैंने अपनी ओर से जो है क्वेश्चन पेपर देखे, एलाइड का देखा, एचएस का देखा, पीएचडी का देखा, मैंने खुद भी एग्जाम दिए हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये एनालिसिस था। बाकी इस बात का मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन जो मुझे अपने आप लगता है जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, तो अपनी ओर से मैंने एनालिसिस कर दिया। उम्मीद है कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ ऐसी जानकारी के लिए बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।